हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो और आप मोटिवेटेड हो। 2026 का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, आप सभी को जानकारी हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आ जाओ जल्दी से स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जितनी भी क्वेरी है आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि मैं तुम्हें ऐसे अपडेट्स देता रहूं समय समय पर। तो स्क्रीन पर अगर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट डेट्स। ऐसे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन सबमिशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 8 फैब टू 8 मार्च, लगभग एक महीने का आपको समय दिया गया है। 9 बजे आपका फॉर्म आ चुका था, है ना। 9 PM पे आया था। एंड लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने की, वो है भैया 8 मार्च 2026। 11:50 तक आपका पेमेंट होगा। एंड आप पेमेंट अगर ध्यान से देखो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई। यूपीआई बहुत कॉमन है तो आप यूपीआई से ही कर सकते हैं। तो अगर देखो तो 8 फरवरी को आपका फॉर्म आ चुका है एंड 8 मार्च आपका लास्ट डेट है एंड 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें करेक्शन विंडो की, तो 10 मार्च से 12 मार्च तक ओपन रहने वाली है। लेकिन बच्चों एक बात मेरी आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी कि भैया करेक्शन तक आप पहुंचो ही ना, है ना। इतना अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करो, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको वीडियो में बने रहना है, जितनी चीज़ें हम बताएंगे इस तरीके से फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आ जाओ फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारा जो स्क्रीन है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया गया है 3 मई। तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है अपडेट एप्लीकेशन फ़ी को लेके। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1700 रुपये देने पड़ेंगे। जर्नल EWS OBC NCL में अगर आप हैं तो आपको 1600 रुपये पे करना पड़ेगा। SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर में अगर आप हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप देश के बाहर से हैं, जैसे आप विदेशी हैं, NRI हैं, फॉरनर्स के लिए 9500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। थोड़ा सा ज़्यादा है बट ठीक है, आपको डालना पड़ेगा इसको इतना। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो पहला, क्लास 12th विद PCM, सॉरी PCB, मेरी गलती से मिस्टेक हो गया। क्लास 12th का बच्चा होना चाहिए और मतलब मिनिमम आप क्लास 12th पास हो या क्लास 12th अपेयरिंग हो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी हो एंड साथ में इंग्लिश भी मैंडेटरी है। तो मिनिमम आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स PCB में चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मिनिमम 40% आपको चाहिए फॉर SC ST एंड OBC। मतलब आप 40% होना चाहिए PCB में, ये बात याद रखना। एंड मिनिमम आपको 45% चाहिए PWBD कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये आपका है जर्नल के लिए। आपका परसेंटेज कुछ भी हो बट आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मिनिमम 50% होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इसमें अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए भैया। एंड PWBD कैटेगरी में है तो आपको 45% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जो मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर्स है। तो 17 ईयर से अगर आप कम हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। तो जो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो 31/12/2009 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके 2010-11 के आसपास डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एंड अपर कोई भी लिमिट नहीं है, आप 50 साल के हों तो भी पेपर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें बैठते हैं। पेपर का जो पैटर्न होने वाला है, इसमें फिजिक्स 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि MCQ फॉर्म में होगा। टोटल 180 नंबर बनेगा इसमें। एंड केमिस्ट्री भी 45 नंबर पूछा जाएगा।
45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 180 मार्क्स बनेंगे। बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी होती है, बॉटनी एंड जूलॉजी होती है, जिस जो 90 एमसीक्यूज होते हैं, 90 एमसीक्यूज होते हैं, जिस 360 मार्क्स के बनते हैं। टोटल 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, सभी बच्चों को पता होती है ये बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ तक भाई आ गए हो ना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, ऐसी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे नीट के रिगार्डिंग, नीट एंड क्लीन अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्क्रीन पर फिर से चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो भैया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, एंड ये ध्यान रखना जो इसका साइज होना चाहिए 10 टू 200 KB के बीच में होना चाहिए, एंड जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते हैं। यार भाई मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटो एमबी में बना के देता है, 2 MB 3 MB 1.5 MB ऐसे बना के देता है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ये भी उतने में ही होना चाहिए। एंड बन आप यार दुकान वाले के पास जाओगे, दुकान वालों को पास बहुत सारे बच्चे खिंचवा रहे होते हैं, हर साल उसका एक्सपीरियंस होता है, ये दोनों चीज़ में बहुत क्लियर नहीं मतलब। और एक चीज़, पासपोर्ट साइज जो फोटो है उसमें डेट मेंशन करना, डेट एंड ईयर मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो कई बार आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। पुरानी फोटोग्राफ्स बिल्कुल मत यूज़ करिए, आप कुछ पैसे खर्च कर लीजिए यार, इतना पैसा आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दे ही रहे हैं, तो बिल्कुल आप जाइए एंड नई फ़ोटो खिंचवाइए एंड उस पर डेट मेंशन करवा लीजिए। लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, एंड ये जरूर ध्यान रखिए, ये भी 10 टू 200 KB का ही होना चाहिए। एंड सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर बहुत ध्यान से करिए, वो हर जगह पर आगे जाके वही सिग्नेचर करना है आपको जो आप फॉर्म फिलअप करते समय करें हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी इसी तरीके से होना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है आपका फोटो फॉर्मेट में होने वाला है, फोटो। एंड इसके बाद जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इसमें, जो कि 50 टू 300 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। क्लास 10th की मार्कशीट, ये भी वही फॉर्मेट है, ये भी PDF फॉर्म में होनी चाहिए। 10th सर्टिफिकेट एंड क्लास 10 CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब ये तीनों चीज़ें में अंतर क्या है आप समझ लेना। कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ पर क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अलग होता है एंड मार्कशीट अलग होती है, तो ये ध्यान रखना। तो उनके लिए बात है, लेकिन जैसे यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड का कोई बच्चा है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको क्लास 10th की मार्कशीट ही अपलोड करना है। एंड CGPA वाला जो मैटर था भी, कई बार क्या होता है कि कई बोर्ड्स ऐसे होते हैं CGPA के फॉर्म में आपको मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट जरूर रखना, लगा देना उस पर। एंड यूपी बोर्ड CBSE के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ तक हो गया। PWD या PWBD UDID सर्टिफिकेट, अगर आप भैया PWD PWBD एंड UDID कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इसके सर्टिफिकेट भी लगाने पड़ेंगे PDF फॉर्मेट में, ये भी ध्यान रखना। एड्रेस प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, इसमें दो हो सकता है, परमानेंट वाला एड्रेस प्रूफ, एंड जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहाँ का भी एड्रेस प्रूफ डाल सकते हैं, तो 2 एड्रेस आपको डालने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद NRI, अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको NRI OCI या फॉरेनर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जो कि इसका भी फॉर्मेट यही होने वाला है, तो फॉर्मेट जरूर ध्यान रखना। सर्टिफिकेट ऑफ स्क्राइब, इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, बहुत ध्यान से समझना कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनका पेपर कोई और देता है बैठ के एंड वो प्रेजेंट होते हैं, तो उन बच्चों के लिए है ये, है ना, सभी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से स्क्रीन पर देखोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन भी आपको लगानी पड़ेगी, जिसका भी लगाना पड़ेगा, जिससे आप अपना पेपर दे पाएँ। अब आगे आता है भैया मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इस पर भी बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज, क्वेरीज एंड कॉल्स आई थे कि भैया ये बता दीजिए मुझे कि कि जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बट मुझे क्या होता है कई बार बायलिंगुअल पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर हमारे रीजनल लैंग्वेज में हो तो क्या होगा, जैसे हिंदी मीडियम भी हम डाल दें। तो मेरी बात एक बहुत अच्छे तरीके से सुन लो कि भाई अगर आपने मीडियम इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपको पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, अदर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज
सेलेक्ट किया है तो आपको इंग्लिश मिलेगा, साथ में आपकी रीजनल लैंग्वेज भी मिलेगी। लेट्स सपोज आपने अगर अपना फॉर्म फिलअप करते समय मीडियम आपने हिंदी डाल दिया है तो आपको इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा एंड हिंदी में भी मिलेगा, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होने वाला है। तो ये ध्यान रखना। स्क्रीन पर अगर देखोगे, कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर क्वेश्चन पेपर्स इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग 3 मीडियम्स, सॉरी 13 मीडियम्स। 13 मीडियम्स में आपको पेपर मिलता है, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो मैंने क्या बोला, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आपको जो पेपर मिलने वाला है ओनली इंग्लिश मीडियम में मिलने वाला है। एंड आपने रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, लेट्स सपोज आपने लिखा है भैया हिंदी वाला है, हिंदी, तो हिंदी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज बेसिकली अगर आपने रीजनल लैंग्वेज लेट्स सपोज आप ओडिया हैं, आपने ओडिया सेलेक्ट किया तो इंग्लिश भी मिलेगा, साथ में ओडिया भी मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मेजर चेंज जो है ये क्या है नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में, भैया लाइव फोटोग्राफ। देखो लाइव फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है। लाइव फोटोग्राफ जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक बार कोड मिलेगा एंड उस बार कोड को मोबाइल से आप स्कैन करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा एंड आप लाइव फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब लाइव फोटोग्राफ में कई सारे बच्चों के लाइव फोटोग्राफ ले ही नहीं रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि वो अपने बायोमेट्रिक अपडेट्स नहीं किए हैं आधार कार्ड में। जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड लगाया है वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी बायोमेट्रिक अपडेट हो, इवन 1-2 साल पहले की हो, ज़्यादा नहीं। कुछ कई सारे बच्चे होते हैं 10 साल पुराने रखे होते हैं, ऐसे नहीं, तो वो आप बायोमेट्रिक अपडेट करा लो। अप्रॉक्सीमेट 24 to 48 आवर्स में अपडेट हो जाती है। आप कहीं भी चले जाइए जहाँ पर आधार कार्ड अपडेट होता है वहाँ से आप करवा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप फोटो अपडेट करा लीजिए जिससे कि आपकी जो लाइव फोटोग्राफ है वो रिजेक्ट ना हो, ये ध्यान रखना। देखो एड्रेस प्रूफ में ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। एड्रेस प्रूफ का बता दे रहा हूँ, आप परमानेंट एड्रेस तो आपको रहेगा, लोकल जब आप एड्रेस डालते हैं इसमें कई बार बच्चे कोचिंग का आईडी कार्ड लगा देते हैं, ऐसा कुछ स्कूल आईडी कार्ड कुछ भी लगा देते हैं, बट ये नहीं लगाना है, ये आप ध्यान से समझना, इसको नहीं लगाना है। लोकल के लिए आपको जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो वहाँ पर जो बिजली का बिल वगैरह होता है उस तरीके से चीज़ें आप लगा सकते हैं। आपको कोचिंग का आईडी कार्ड वगैरह नहीं लगाना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ ये बात जरूर, इस बात का जरूर ध्यान रखें और फॉर्म बहुत आराम से भरें। और फॉर्म भरने में एक गलती ना करें कि जल्दीबाजी में मत भरें, आराम आराम से फिल करें फॉर्म। आपको जो भी नॉलेज नहीं है आप वीडियोस देख सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो ये ध्यान रखना। सो बच्चों अगले वीडियो में हम कोड बताने वाले हैं कि भाई कोड 1, कोड 2, कोड 3 क्या होता है और किन बच्चों को कोड 01, कोड 02, कोड 03 या कोड 05 ये सब यूज करना है। अभी तक वीडियो देख लिया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अगला वीडियो ही कुछ घंटों में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।